हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के एस सर पे। तो आज मैं फिर से आपके सामने आ गया। बुरा ही लग रहा होगा कि डेली डेली एक ही चेहरा देखना पड़ता है, बट क्या करें, आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और जनरली मैं 3 टाइप के यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा। पहला होगा थ्योरेटिकल और होगा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में भी कितने टाइप होंगे? टोटल 2 टाइप होंगे। ठीक है, जो जेई या नीट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और बोर्ड्स में उसी से रिलेटेड कुछ पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। किताब कॉपी ले ले, टाइमर ऑन करें और फटाफट आप भी बनाएं। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिए, क्योंकि थ्योरी नहीं आते हैं एग्जाम में। थ्योरी का एप्लीकेशन यानी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ना है, क्वेश्चन ज्यादा करना है। जितने भी टॉपर आज तक हुए हैं या जो अच्छा सिलेक्शन ले करके जाते हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो सिर्फ थ्योरी को रिवाइज नहीं करते बार बार, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को करते हैं। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बनाइएगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा होगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप टॉपिक देख ही रहे हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर मैंने समझाया था क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, तो जो वेपर फेज लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक और क्या था हमारे पास, नेचर ऑफ व्हाट, प्योर लिक्विड। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेचर ऑफ क्या है, प्योर लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज्यादा होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग वेपर नहीं बनेगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। चलिए, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया, अब चलते हैं टॉपिक पे, क्वेश्चंस पे मतलब। ठीक है, देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरा पार्ट ब्लर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन को आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्या, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, पांचों थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल बना ही देते हैं, है कि नहीं? एक क्लोज्ड वेसल है हमारे पास इस तरीके से, बहुत बार पिछले क्लास में मैंने बनाया था। ठीक है, हाथ दुख गए थे बनाते बनाते क्लोज्ड वेसल, बट कोई नहीं, आप लोग, ये मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं, टेक्निकल डिफॉल्ट दोस्तों। ये हमारा बन गया क्लोज्ड वेसल। ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड वेसल बन गया। ठीक है, अब इस क्लोज्ड वेसल में क्या है, एक लिक्विड रखा गया। एक हमने इसके ऊपर क्या रखा, लिक्विड रखा। इसके अंदर लिक्विड, एक क्या पूरा लिक्विड भर दिया इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके ऊपर आपने ग्लास का जो है प्लेट रख दिया, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे आपने ग्लास का प्लेट रख दिया इस तरीके से। ये ग्लास प्लेट इस लिक्विड सरफेस को क्या कर रहा है, ढक रहा है। ठीक है, और आपने क्या किया, उसके बाद इस ग्लास प्लेट के बीच में जो है, यहाँ पे आपने एक छोटा सा एक होल कर दिया इस जगह पे, जो उसने बोल रहा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है, लिक्विड इज केप्ट इन अ क्या है, क्लोज्ड वेसल इफ द ग्लास प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल मास, इस पे रखा गया, इस पे क्या है, स्मॉल होल किया गया, और बोल क्या रहा है कि देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज, क्या होगा। ठीक है, तो मेनली ये कहना क्या चाहता है, ऐसा करके ये छुपा करके ये कहना क्या चाहता है कि इसके ऊपर रख दे, ये सिंपली बोल रहा है कि अगर ये हट जाए, मानिए आप इस वाले ग्लास को हटा देते हैं, अगर ये ग्लास है, ये ग्रीन वाला ग्लास को अगर आप हटा देते हैं, तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अभी क्या है, अभी देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, बस इस होल से ही ये वेपर बाहर आ सकते हैं, इस होल से, यानी क्या है, सरफेस एरिया कम है। आप अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा वेपर्स आएंगे। तो वो आपको फंसाना चाहता है सरफेस एरिया को लेकर के। ठीक है, देखते हैं अब क्या बोल रहा है, मोर देन दैट वुड इफ द ग्लास प्लेट वेयर रिमूव, यानी ज्यादा होगा, सेम होगा या कम होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या हम लोग उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है भैया, कल पढ़े थे, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, कम बनेगा या इक्वल रहेगा। सरफेस एरिया पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। सरफेस एरिया पे सिर्फ क्या डिपेंडेंस होता है, कल सिखाए थे, याद करो, बोलो, बहुत बढ़िया। क्या, जो इक्विलिब्रियम आएगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो इक्विलिब्रियम बाद में आएगा। इक्विलिब्रियम क्या था, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ
कंडेंसेशन इक्वल होने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर सरफेस एरिया कम रहेगा, और सरफेस एरिया ज्यादा रहा तो इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए समय कम लगेंगे। यानी सिंपल सा बात है, जो वेपर प्रेशर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर पे। क्या आपने इस वाले क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर चेंज किया? नहीं। कहीं भी आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड को चेंज किया? नहीं। यानी सिंपल सा बात है, इन सब पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, जितना था उतना ही रहेगा, यानी सेम रहेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन किस पे? सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर या ऑल? अब आप बताएंगे, जल्दी 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 बताइए बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या? टेम्परेचर। जिन्होंने भी टेम्परेचर आंसर दिया बहुत बढ़िया, और जिन्होंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया थोड़ा ध्यान दीजिए। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, इन पे डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड का। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है? अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस जिनका लोवेस्ट वेपर प्रेशर होगा, और चार अलग अलग टाइप के हमें क्या दिए गए हैं? लिक्विड दिए गए हैं, उनका वेपर प्रेशर पूछ रहा है किनका सबसे कम होगा। सोचिए, यहाँ टेम्परेचर मेंशन है क्या? नहीं। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? फिर से दिमाग लगाएं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, IMFOA शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं दोनों चीज पे डिपेंड करता है। तो आप इन्हीं दोनों से आंसर देंगे, सिंपल सा बात है। आपको पूछा गया इनमें से लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका है? लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट यानी जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। फिर से बोल रहे हैं, जिनका वेपर प्रेशर कम होगा उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, और उनके वेपर जब बनेंगे तो क्या होगा? उसको वेपर को बनाने के लिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, उनके वेपर्स बनना नहीं चाहेंगे। तो सिंपल सा बात है, वेपर प्रेशर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको बस इसमें यही चेक करना है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको पता ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, वाटर है, H2S में H बॉन्डिंग होता है, आपको पता है। फिर है केरोसिन। ठीक है, केरोसिन जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, देन है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, तो उसके बाद है क्या? मरकरी। अगर आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, केरोसिन या इनके बारे में, अभी आप लोग ऑर्गेनिक अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया कि ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका जो मेनली इनमें वैंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो H बॉन्डिंग है, बट यहाँ मरकरी देखिए, आपको मरकरी दिख रहा होगा। ये जो मरकरी है उसमें कौन तरह का बॉन्ड होता है, कौन से तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं? तो मरकरी होता है मेटालिक फोर्सेस, यानी मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बॉन्ड होता है। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? इधर तो वैंडरवाल लग रहा है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर में H बॉन्ड आप बोल सकते हैं, H बॉन्ड भी एक वैंडरवाल है, स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल का। और मरकरी इसमें मेटालिक है, तो इन तीनों से ज्यादा, मतलब वैंडरवाल और H बॉन्ड से ज्यादा कौन स्ट्रॉन्गर होता है? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड यानी इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा जी? इनको, मतलब कौन सा बॉन्ड? इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं वो एक तरीके का। ठीक है, तो आप जब मरकरी को वेपर बनाना चाहेंगे, वो वेपर बनना नहीं चाहेगा, तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मरकरी। जिन्होंने भी प्रेडिक्ट कर लिया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, बोला द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज। वेपर प्रेशर कब घटेगा? अब देखिए, यही दो ही फैक्टर है, बार बार यही बता रहे हैं, यही दो फैक्टर पे देखिए, अगर टेम्परेचर घटेगा तो घटेगा, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगा तो घटेगा। आप चेक कीजिए, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर इज इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का वॉल्यूम ऑफ वेपर होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। चलिए कोई नहीं, ये वॉल्यूम ऑफ वेपर है, ये क्या है? दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ, नॉट वेपर प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वेपर इज इंक्रीज। ठीक है, या वेपर का वॉल्यूम बढ़ा दे, या तीसरा टेम्परेचर घटा दे। तो सिंपल टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी घटेगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कैसे पूछा गया है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? आर वर्ड है, यानी मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है,
if intermolecular forces in liquids A, B and C are in the order this, यानी C में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां देखिए, अगर सी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यानी सी को वेपर बनाना सबसे डिफिकल्ट है। सबसे पहले कौन वेपर बनेगा? ए, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो ए का वेपर जल्दी, सी का वेपर सबसे लेट में, और उसके बाद बी बीच में रहेगा भैया, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखा, ध्यान से देखो क्या क्या है। बोला बी इवापोरेट्स मोर रेडियली देन ए। बोला बी जल्दी वेपर बनेगा ए से, पॉसिबल है क्या? देखो बी में, बी ए से जल्दी वेपर बन सकता है? नहीं, क्योंकि बी में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ए से, तो बी का वेपर कम बनेगा और ए का वेपर ज्यादा, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत। बी में आते देखते हैं, बोल रहा है कि बी इवापोरेट मोर रेडियली देन सी। बोल रहा है बी जल्दी वेपर बनेगा किससे? सी से। सही बात है, बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सी से क्या है, कम है, इधर कम हो जाएगा, कम, और इधर ज्यादा। ठीक है, तो बी जल्दी वेपर बनेगा, यानी पॉइंट बी इज करेक्ट। अब आते हैं सी पे, आर है इसीलिए चेक कर रहे हैं, ये आर वर्ड अगर यहां नहीं होता, इज होता तो ठीक है, देखेंगे वन वर्ड, वन करेक्ट है या उससे ज्यादा। क्लियर? अब देखते हैं सी क्या बोल रहा है, ए इवापोरेट्स मोर रेडियली देन सी। ए जल्दी वेपर बनेगा सी से, इवापोरेट होगा मतलब, ठीक है, सही बात है। ए का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सी से कम है, तो ए को वेपर बनाना या इवापोरेट करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो सी भी क्या है, सही। अब डी पे आते हैं, ऑल इवापोरेट एट सेम रेट एंड, सॉरी, ऑल इवापोरेट एट सेम रेट एट सेम टेम्परेचर, नहीं ये गलत बात है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 5 क्वेश्चन हो गया हमारा, छठे पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला, अ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया को अगर आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, सही या गलत? सोचिए, वेपर प्रेशर नहीं बोल रहा है या इवापोरेशन का बात कर रहा है, तो इवापोरेशन तो बढ़ेगा ही, ज्यादा सरफेस एरिया होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है, क्योंकि वो सरफेस से ही क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स निकल के जाते हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होगा। इसलिए हम लोग कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पूरा ओपन करके सुखाते हैं, ना कि उसको मोड़ करके, ठीक है, ताकि ज्यादा इवापोरेशन हो, कपड़ा जल्दी सूखे। ठीक है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, सही है। सेकेंड पे आते हैं, क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितने मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या बोल रहा है, फास्टर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन, उतना जल्दी इवापोरेट होगा। उल्टा बोल रहा है ये, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को उतना ही जोर से पकड़े हुए होंगे, और जितना जोर से वो पकड़ा होगा एक दूसरे को, वो छोड़ के सरफेस नहीं जाएगा, वो एक दूसरे से क्या होगा, वो जैसे उड़ना चाहेगा दूसरा उसे पकड़ लेगा कि नहीं भाई मत जा। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो उनका वेपर बनना मुश्किल होगा, यानी ये उल्टा बोल रहा है, यानी ये वाला बात क्या है, फॉल्स है, या गलत बोल सकते हैं, असत्य बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट हमें आंसर इसके हिसाब से करना, आप कुछ भी बोले। अब आपको ए ऑप्शन कब चुनना था, जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट टू जो है वन को करेक्ट, वन का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, दोनों सही हैं लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं है, एक तो सही एक गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सही बात है, ट्रू है, और स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, सही बात है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। तो इतना दूर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए जो आते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से करें तो हो सकता है नीट या जेई मेंस में आने का चांस हो, जेई मेंस का भी एक क्वेश्चन है आखिर में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग क्लॉसियस क्लैपिरोन इक्वेशन पढ़े थे, ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, log base 10 p2 by p1 delta h 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2, ये हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ जो डेल्टा एच है कभी कभी नेगेटिव भी होगा, कहीं कहीं आप फार्मूला देखेंगे तो, बट वहाँ t2 पहले लिखा होगा t1 बाद में, तो आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा। क्लियर है? तो हम लोग एक बार उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। मैंने वो फॉर्मूला क्या बोला, क्या वो फॉर्मूला, log base 10 p2 by p1 equals to delta H vaporization
डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। और जनरली ये जो इक्वेशन होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन का, वो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? फेज ट्रांजिशन, यानी सॉलिड वेपर बन रहा हो, लिक्विड वेपर बन रहा हो, वेपर लिक्विड बन रहा हो, मतलब कोई भी फेज का ट्रांजिशन, फिजिकल स्टेट या फेज का क्या हो सकता है जहां पे ट्रांजिशन, वहां पे हम लोग क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी टाइप 1 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिए टाइप 1 क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया से पढ़ना है, टाइप 1 टाइप 2 एकदम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कभी आगे दिक्कत ना हो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। यही हमारा मेन मोटो है इस वीडियो लेक्चर्स को बनाने का, ठीक है। तो टाइप 1 कैसा क्वेश्चन होता है? ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन पे होगा, कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे, सब देखते हैं, ठीक है। समझना कैसे है कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन से ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिक्विड हैज अ वेपर प्रेशर, एक लिक्विड दिया है, वेपर प्रेशर दिया है और कुछ टेम्परेचर पे दिया है, यानी गिवन सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखा हुआ है? एक कोई प्रेशर दिया हुआ है P1 वेपर प्रेशर, जिसका कितना है 400 mm Hg, एंड T1 टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 350 केल्विन दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? और क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर एट 370 केल्विन T2 टेम्परेचर, यानी 370 केल्विन पे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी P2 पूछ रहा है। क्लियर? तो ऐसा हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में? आप खुद सोचिए कि P1 दिया है, T1 दिया है, P2 क्या है पूछ रहा है और T2 दिया हुआ है। बताइए, एक ही इक्वेशन पढ़े हैं, कौन सा? क्लॉसियस क्लैपेरॉन। हम एलन के टर्म्स पे लिख रहे हैं, क्यों आगे आपको समझाएंगे। लॉग, बस लॉग बेस 10 को एलन लिख दिए, लॉग बेस ई लिख दिए, बोल सकते हैं, ठीक है। P2 बाई क्या होगा? एलन P2 बाई P1, इसको लॉग बेस ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन, यहाँ 2.303 से मैंने डिवाइड किया तो वो सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, वो इधर चला गया, 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या पता है। P2 पता है, नहीं सॉरी P2 निकालना है, P1 पता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन पता है क्या? हाँ देखिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 40 किलो जूल पर मोल। यानी आपको क्या समझ में आया इस पे कि पहले तो आपको गिवन लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन अप्रोच करने का सबसे बेहतरीन तरीका गिवन लिखिए। गिवन लिखने के बाद आपको तुरंत रियलाइज होगा कि क्या फॉर्मूला इस पे लग सकता है, फिर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर जैसे आप फॉर्मूला निकाल लिए, जैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया कि इससे वो निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यूनिट सही से पुट करना। क्या? यूनिट। यहां यूनिट में ही सबसे ज्यादा गलती होता है पुट करने में। क्लियर है? क्यों? अभी देखिए आप गलती करेंगे यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब समझते हैं। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? ln P2, P1 कितना है 400 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है 40 किलो जूल। आप यहाँ 40 पुट करेंगे, नीचे आर, जूल में जब पुट होता है तो क्या होता है 8.314, और 1 बाय क्या हो जाएगा T1 350 माइनस 370, और आपने आंसर गलत बना लिया। क्यों गलत बना लिया? आप खुद सोचे, आपने गलत क्यों बनाया? आप खुद सोचे, क्योंकि नीचे जूल में है और ऊपर आपने किलो जूल में डाटा पुट किया हुआ है। तो आपने गिवन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, सही किया, बट कैलकुलेशन एरर हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये k है तो 1000, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हो जाएगा ln P2 बाय 400, और इसको आपको करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 8.314, 370 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 370। अब इसको देखिए, बहुत लोग सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा मेथड होगा, सॉल्व भी करेंगे इसको, बट थोड़ा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन में और भी एक डाटा गिवन है, e⁻ 0.1147, ये क्यों दिया है? सोचिए, ये डाटा कुछ तो काम होगा, तभी तो दिया गया होगा। ध्यान से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली यही डाटा आएगा। कौन सा डाटा? 0.1147। आप एक बार ट्राई करके देखें, ठीक है, यही आने ही वाला है। जब ये आ जाएगा तो आपको क्या मिल गया?
इसे थोड़ा सा स्मॉल किया जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब ये डाटा आ जाएगा, ऐसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा इंस्टिंक्ट बोलते हैं, सॉरी मेरा इंस्टिंक्ट बोलता है कि वही आंसर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। यही होता है क्वेश्चन करने का फायदा, कि ये डाटा कैसे यूज किया जाता है वो तुरंत पता चल जाता है, तो कैलकुलेशन में टाइम बचता है। तो वो टाइम और एक्यूरेसी वाला बात यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो ये आ गया 0.1147। अब ln हटाना है, तो दोनों तरफ ln हटाने के लिए क्या किया, e, तो ये हो जाएगा P2/400 e टू दी पावर 0.1147, ठीक है। और इसके इसके इक्वल कितना दिया हुआ, 1.1215। तो यहाँ से P2 कितना आ गया, 400 इंटू 1.1215 mmHg। और मेरे ख्याल से आप इसके बाद मल्टीप्लाई करके इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखा हो तो P2 बराबर कितना आ जाएगा, 400 इंटू 1.1215 mm ऑफ Hg। तो कितने बढ़िया से हमने क्वेश्चन किया, कितने स्टेप में किया, 3। पहला, गिवन लिखे हमेशा, और गिवन लिखने से आपको क्या पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला काम कर सकता है। लेकिन ये तब काम करेगा जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो आपको फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला भी जब याद हो गया, तब तीसरी गलती कहाँ पे हो सकती है बताइए, जो हमें जो यूनिट पुट करना होता है वहां गलती हो सकता है। तो यूनिट बहुत अच्छे से पुट करें। और ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। अब इसी पे टाइप 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, या इसी से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए, सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। इस वाले में क्या था, ध्यान से देखिए, P1 P1 दिया था, T1 दिया था, T2 दिया हुआ था, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ था, R हमें पता ही होता है, P2 पूछा गया था। अब इसी तरीके से देखिए, घुमा घुमा के क्या पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन पे, और क्या क्या पूछा जा सकता है, P2 दे दे, T1 दे दे, T2 दे दे, P1 पूछ ले, या फिर P1 P2 सब दे दे, T1 T2 सब दे दे, डेल्टा एच वेपराइजेशन पूछ ले। तो इसी फॉर्मूले पे घुमा फिरा करके कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही टाइप 1 क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दिया है, T1 पे कितना दिया है, T1 300 केल्विन है, 300 केल्विन पे P1 कितना दिया हुआ है, 200 mmHg, ठीक है। उसका T2 टेम्परेचर कितना है, 320 केल्विन, और P2 कितना दिया हुआ, 4। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है भाई, फिर पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब ये आपका काम है कि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट में आंसर बताएं कि कितना होगा। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बनेगा कैसे ये कैसे बनेगा, क्लॉसियस क्लैपिरॉन लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब टाइप 2 ये न्यूमेरिकल, टाइप 1 जो क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन पे बेस्ड होगा। अब ये टाइप 2 पे आते हैं, वो उस पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। टाइप 2 पे समझते हैं किस तरह से प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा सा, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड दिया है। एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, एक बी है, एक ए है। ए का कितना है 450 और बी का वेपर प्रेशर कितना है 600 mm, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ, बोल रहा है कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है। सिंपल सा ध्यान रखिए, वोलाटाइल कौन ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पहले बात तो ये, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलाटाइल होगा, ठीक है। वोलाटाइल मतलब जो जल्दी वेपर बन जाए, ठीक है, जिनका वेपर्स बन सकता है, वोलाटाइल कंपाउंड। मोर वोलाटाइल जिसका ज्यादा जल्दी वेपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन ज्यादा वोलाटाइल है। तो सिंपल, जिनका ज्यादा वेपर बना होगा। किनका ज्यादा वेपर बना, तो जो ज्यादा वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे उनका ज्यादा वेपर बना होगा। तो कौन किनका ज्यादा वेपर प्रेशर है, ए का कितना है, ए का 450 दिया हुआ है, और बी का कितना दिया हुआ है 600। सिंपल सी बात है। बी का यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ज्यादा वेपर प्रेशर है। ज्यादा वेपर प्रेशर कैसे आया होगा, ज्यादा वेपर्स के कारण, ज्यादा वेपर्स आए होंगे इसलिए ज्यादा वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर सकता है। यानी बी जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है, वो ज्यादा वेपर बना रहा है। आंसर क्या होगा, बी विल बी मोर वोलाटाइल बिकॉज बी हैज मोर वेपर प्रेशर एट 350 केल्विन। ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल का। और ये न्यूमेरिकल यही 2 टाइप से प्योर लिक्विड के लिए पूछा जा सकता है, बट सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम लोग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं जेई मेंस वाले पार्ट पे, ठीक है। किस पे, जेई मेंस वाले पार्ट पे। तो अब ध्यान से देखते हैं, इस वाले पे एक क्वेश्चन आया था 2014 में आया था। क्या क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड।
क्या सही है? तो बोला इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली, तो लीनियरली तो बढ़ने के लिए आपको ऐसा कुछ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बट ऐसा तो हमें नहीं पता कहाँ से टेम्परेचर और किसमें प्रेशर का क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर का, पता है क्या आपको? तो देखिए, अगर आपको कर्व जानना है, ये कर्व से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको टेम्परेचर वर्सेस क्या, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर का, अगर आपको कर्व जानना है कि वो कैसा होगा, उसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, या तो हर जगह पे आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स पता हो, ताकि आप उसे क्या करें, ड्रॉ करें और आपको पूरा ग्राफ मिल जाए, एक ये तरीका है। दूसरा, आप टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कोई इक्वेशन बना ले, या इक्वेशन हो आपके पास, ऐसा कुछ है क्या? है क्या? क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, log P2 by P1 base 10 delta H vaporization divided by 2.303 R, फिर 1 by T1 minus 1 by T2। देखिए टेम्परेचर भी है और क्या है, प्रेशर भी है, दिख रहा है। और ये क्या आपको लीनियरली दिख रहा है क्या? नहीं, ये लीनियरली है नहीं, तो इंक्रीजेस, लीनियरली वाला ऑप्शन तो ऐसे ही काट दीजिए आप, ना बढ़ेगा लीनियरली ना घटने वाला, यानी कौन सा ऑप्शन कट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, बी पे बात करते हैं। डिक्रीजेस नॉन लीनियरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये डिक्रीज तो होगा नहीं, तो बचा कौन, डी, इंक्रीजेस नॉन लीनियरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर? तो हम लोगों ने सब टाइप का लगभग क्वेश्चन प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज उस पर कमेंट करके बताएं कि आपको वो अच्छा लगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है और इस पे मैं और अच्छे से मेहनत करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको पहुंचाना है, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग मिलेंगे वो मिलेंगे राउल्ट्स लॉ पे। किस पे मिलेंगे? राउल्ट्स लॉ पे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें।